Vedic civilization. 4.1 The Vedic literature. The civilization that is based on Vedic literature is known as Vedic civilization. तो वैदिक एक लिटरेचर है, मीन्स एक लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं या फिर वो सिविलाइजेशन जब एग्जिस्टेंस में था तो उसे वैदिक सिविलाइजेशन कहा जाता था। द वेदास आर कंसिडर्ड टू बी आर अर्लीस्ट लिटरेचर। तो सबसे पहली लैंग्वेज जो हमारी थी वो वेदास थी। तो अलग अलग टाइप के वेदास होते थे, मीन्स लैंग्वेज होती थी। द वेदास वेर composed by many sages और ऋषिज। सम वैदिक हेम्स वेर composed by women। तो वेदास कौन कंपोज करता था? सम सेजेस और ऋषिज। लेकिन कोई कोई वेदास जो थे, जो वैदिक हिम्स थे, वो वुमेन भी किया करती थी। वैदिक लिटरेचर इज़ इन संस्कृत। वैदिक लिटरेचर इज़ वेरी रिच एंड डाइवर्स। तो वैदिक लिटरेचर जो था, जो लैंग्वेज थी वैदिक लिटरेचर की, वो संस्कृत में थी। वैदिक लिटरेचर इज़ वेरी रिच एंड डाइवर्स। तो ये एक बहुत ही प्रेशियस लिटरेचर है और बहुत सारी डाइवर्सिटी है इसके अंदर। द ऋग वेदा इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट टेक्स्ट। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वर्सेस। तो इसके अंदर भी बहुत सारी वेराइटीज़ है, डाइवर्सिटी है। तो ऋग्वेदा जो है ये इसका फर्स्ट टेक्स्ट है। और भी 4 वेदास है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, समावेदा एंड अथर्ववेदा। द वैदिक टेक्स्ट आर नोन एज संहिता। तो जब भी कोई वैदिक टेक्स्ट होता है तो उसे संहिता कहा जाता है। विद मीन्स टू नो। द टर्म वेदा डिराइव्स फ्रॉम विद। तो विद जो होता है उसका मीनिंग होता है टू नो, मतलब लर्न करना। और वेदा जो है वो विद वर्ड में से लिया हुआ है। इट मीन्स नॉलेज। तो वेदा का मीनिंग होता है नॉलेज। द वेदास हैव बीन प्रिजर्व थ्रू द ओरल ट्रेडिशन। द वेदास आर ऑल्सो कॉल्ड एज श्रुति। तो वेदास जो है ये ओरल ट्रेडिशन मीन्स सिखाए हुए है ओरली। इसका कोई रिटर्न मतलब सिखाया हुआ स्टार्ट से नहीं था। तो ये जो था ये जनरेशन टू जनरेशन ओरल ट्रेडिशन किया गया। द वेदास आर ऑल्सो कॉल्ड एज श्रुति। तो वेदास को श्रुति भी कहा जाता है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे चारों वेदास। ऋग्वेदा संहिता। Each verse of the Veda is known as a richa. So the Veda consisting of riches is called ऋग्वेदा। तो एक एक वर्स जो इस वेदा का है उसे ऋचा कहा जाता है। और ऋचा जो है, जो वेदा ऋचास कंसिस्ट करते हैं, उन्हें ऋग्वेदा कहा जाता है। ऋचा मीन्स अ वर्स कंपोज टू प्रेज अ डाइटी। तो ऋचा क्या होता है? एक प्रेज, जो हम लोग एक वर्स को रखते हैं वो प्रेज करता है एक डेटी को। ओके, व्हेन अ नंबर ऑफ रिचाज आर पुट टुगेदर टू प्रेज अ पर्टिकुलर डाइटी, द पोएटिक कंपोजिशन इज कॉल्ड अ सुक्ता। तो जब बहुत सारे रिचाज हम लोग लाइन से जैसे कि एक पोयम होती है वैसे पुट करते हैं एक साथ एक पर्टिकुलर डाइटी को प्रेस करने के लिए, तो उसे पोएटिक कंपोजिशन के साथ में जब हम लोग प्रेस करते हैं तो उसे सुक्ता कहा जाता है। द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ मैनी सुक्तास कंपोज टू प्रेज डिफरेंट डाइटीज। तो ऋग्वेदा में बहुत सारे सुक्तास है जो कि डिफरेंट डाइटीज को कंपोज किए गए हैं। ओके, नाउ यजुर्वेदा। तो ऋग्वेदा में हम लोगों ने देखा कि उस ऋग्वेदा के एक एक वर्स को ऋचा कहा जाता है और एक एक ऋचा में सिर्फ डाइटी को प्रेज किया जाता है। डाइटी मीन्स गॉड। तो गॉड के लिए सिर्फ प्रेजेस रहते हैं तो उसे ऋग्वेदा कहा जाता है। नाउ यजुर्वेदा। द यजुर्वेदा कंटेन्स मंत्रास अटर्ड ड्यूरिंग अ यजना। यजुर्वेदा में क्या होता है? यजुर्वेदा में सिर्फ मंत्रास होते हैं जो कि कोई भी यजना के टाइम पे यूज़ किए जाते हैं। यजुर्वेदा provides guidance about how and when the different mantras must be chanted during yajna rites। तो यजुर्वेदा में क्या बताया गया है कि कौन सा मंत्र कौन से टाइम पे हम लोगों को चांट करना है। चांट करना मीन्स पढ़ना है। This text includes the verses or poetic incantations and their explanation in prose। तो ये टेक्स्ट जो होते हैं इसमें वर्सेस होते हैं, मीन्स लाइन होते हैं, और उन लाइन का क्या मीनिंग है ये भी बताया गया होता है। तो यजुर्वेदा में सिंपल है,
यजुर्वेदा में सिर्फ मंत्रास होते हैं। नाउ Samaveda Samhita. The Samaveda provides guidance on singing Rigvedic verses to get a sit, rhythm and tune at the time of यज्ञ rites. तो समावेदा संहिता क्या होता है? जब ऋग्वेदिक वर्सेस को हम लोग रिदम में और ट्यून में पढ़ते हैं यज्ञ राइट्स के वक्त, तो वो समावेदा संहिता हो जाता है। The Samaveda has contributed in a major way in laying the foundation of Indian music. तो समावेदा ने इंडियन म्यूज़िक को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि जो वर्सेस होते हैं ऋग्वेदा के वो सिंग करते हैं, मतलब सॉन्ग की तरह गाया जाता है रिदम में और ट्यून में, उसे समावेदा संहिता कहते हैं। ओके। अथर्ववेदा संहिता। द अथर्ववेदा इज नेम्ड आफ्टर अथर्व ऋषि। तो अथर्व ऋषि के वजह से उन्होंने कुछ कंपोज किया होगा, इसलिए अथर्ववेदा उसका नाम दिया गया। दिस वेदा इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री वेदास। और ये वेदा जो होता है ये जो थ्री वेदास हम लोगों ने पढ़ा है इससे बहुत डिफरेंट होता है। इट इज़ मोर कंसर्न विथ मैनी थिंग्स इन द डे टू डे लाइफ ऑफ द पीपल। तो ये वेदा में ज़्यादातर डे टू डे लाइफ में जो हमारे साथ होता है उसके बारे में ज़्यादा बताया गया है। इट इंक्लूड सोल्यूशंस टू एडवर्सिटीज़ एंड डिसीजेस। तो इसके अंदर सॉल्यूशंस है एडवर्सिटीज़ के और बहुत सारी डिसीज़ेस के। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिनल हर्ब्स। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में। द अथर्ववेदा प्रोवाइड्स गाइडेंस टू अ किंग अबाउट द वे ही शुड एडमिनिस्टर हिज किंगडम। और इसमें गाइडेंस भी है, इसमें ये भी बताया जाता है कि एक किंग को अपना किंगडम कैसे चलाना चाहिए। The Brahmana text Aranyakas and Upanishads were written after the composition of the Samhitas. They are also included in Vedic literature. तो ब्राह्मणा टेक्स्ट जो होता है, अरण्यकास जो होता है, उपनिषद जो होता है, ये सब कंपोजिशन संहितास के बाद में लिखा गया है, इसलिए इनको भी वैदिक लिटरेचर में कंसिडर किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। ओके, तो अभी हम लोग ब्राह्मणा टेक्स्ट, अरण्यकास एंड उपनिषद्स देखेंगे। ओके। Brahmana text. They were composed to provide guidance on Vedic mantras in yajna rituals. Each Veda has independent text called Brahmanas. तो ये जो ब्राह्मणा टेक्स्ट थे ये क्यों कंपोज किए थे? गाइडेंस के लिए, मीन्स एक रास्ता दिखाने के लिए कि वैदिक मंत्रास को कैसे यूज़ करना है यज्ञ रिचुअल्स में। ईच वेदा हैज़ इंडिपेंडेंट टेक्स्ट कॉल्ड ब्रह्मनास। और हर वेदा का एक इंडिपेंडेंट टेक्स्ट होता है जिसको ब्रह्मनास कहा जाता है। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 16, अरण्यकास। Aranyakas consist of the reflections or thoughts expressed after meditating with deep concentration in forest or wilderness. The Aranyakas are concerned with accurate performance of यज्ञ rites. तो अरण्यकास क्या होता है? इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को डीप कंसंट्रेशन में, मीन्स बहुत ध्यान से फॉरेस्ट में या वाइल्डरनेस, मीन्स ऐसी जगह बैठना पड़ता है जहाँ पे बहुत शांति हो, और फिर इसे बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ना होता है। और ये जो अरण्यकास होते हैं ये किस चीज़ से कंसर्न्ड होते हैं? एक्यूरेट परफॉर्मेंस से, मीन्स जब यज्ञ हम लोग करते हैं, यज्ञ रिचुअल्स जब होते हैं तब वो एक्यूरेट परफॉर्मेंस हो, इसलिए अरण्यकास जो है इस पे कॉन्सेंट्रेट करता है। ओके। Upanishads. The term Upanishad indicates knowledge acquired by sitting at the feet of the teacher. तो उपनिषद क्या बोला जाता है? उपनिषद इंडिकेट करता है कि जब हम लोग हमारे टीचर के फीट के पास बैठ के मतलब बैठ कर उनसे जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जो नॉलेज लेते हैं, उसे उपनिषद कहा जाता है। Human beings have always wondered about events like life and death. और ह्यूमन बींग्स हमेशा लाइफ और डेथ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड आंसर्स टू देम। द उपनिषद्स डिस्कस सच सीरियस एंड प्रोफाउंड इश्यूज़। तो ह्यूमन बींग्स जो है, हम लोग जो है वो हमेशा सोचते हैं कि लाइफ हमारी कैसी है और हम लोगों को कभी ना कभी डेथ आने वाली है।
और इसके बारे में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस के हमें आंसर्स नहीं मिलते हैं, और ये बहुत इजी भी नहीं है इन क्वेश्चंस के आंसर्स को देखना। तो उपनिषद ये सीरियस मैटर्स को डिस्कस करता है। उपनिषद के पास ये सीरियस और प्रोफाउंड इश्यूज के आंसर्स होते हैं। The four Vedas, Brahmanas, Aranyakas, and the Upanishads were composed over a period of 1500 years. तो ये सारे वेदास, ब्राह्मणास, अरण्यकास एंड उपनिषद्स ये सब कंपोज करने 1500 years लग गए। During this long period, the Vedic civilization underwent many changes. तो इतने लंबे पीरियड में वैदिक सिविलाइजेशन जो था इसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए। द वैदिक लिटरेचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ दोज चेंजेस एंड ऑफ द डे टू डे लाइफ इन द वैदिक पीरियड। तो वैदिक लिटरेचर एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है वैदिक पीरियड के बारे में और उस टाइम के डे टू डे लाइफ के बारे में पढ़ने के लिए। ओके, now we will see 4.2, that is family system day to day life. Joint family system was prevalent in the Vedic period. The Grihapati was the head of the family, a man responsible for the family. His family included his old parents, wife and children, and also the families of the children, the younger brothers and their families. तो फैमिली सिस्टम उस टाइम पर कैसा था ये अभी हम लोग देखेंगे। तो उस टाइम पे जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। गृहपति हेड ऑफ द फैमिली जिनको कहा जाता था, जो भी फैमिली का हेड होता था उसको गृहपति कहा जाता था। वो उस फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था। उस फैमिली में उस गृहपति के ओल्ड पेरेंट्स भी रहते थे, उनके वाइफ एंड चिल्ड्रन भी रहते थे, मीन्स पति, उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे भी, और उस गृहपति के भाई और उनकी भी फैमिलीज, सब इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली साथ में रहा करती थी। दिस फैमिली सिस्टम वॉज patriarchal. In the initial period, there are references to women scholars such as Lopamudra, Gargi, and Maitri in Vedic literature. However, slowly the restrictions on women went on increasing and their position in the family and society became secondary. तो ये जो फैमिली सिस्टम था वो पेट्राशियल था, और इनिशियल पीरियड में मतलब शुरुआत में वुमेन स्कॉलर्स बहुत से थे, जैसे कि लोपामुद्रा, गार्गी एंड मैत्रिक। वैदिक लिटरेचर में वुमेन्स का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन धीरे धीरे वुमेन्स पे रिस्ट्रिक्शंस आने लगे और वुमेन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, वुमेन को एज ए सेकेंडरी ऑप्शन रखा गया। मीन्स मेन की इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी और वुमेन जो है वो पीछे जाते गए। The houses during the Vedic period were earthen or wattle and daub constructions. Wattle means woven lattice of wooden strips which is daubed with clay mixed with cow dung. A house was called griha और शाला। तो जो हाउसेस होते थे वैदिक पीरियड में वो अर्दन और वैटल एंड डॉब के होते थे। तो वैटल मीन्स क्या होता था, वुडन मीन्स लकड़ी के कुछ टुकड़े होते थे जिसको क्ले के साथ में मिक्स करके और काउडन के साथ मिक्स करके जो घर होता था उसकी वॉल्स बनाया जाती थी। और ऐसे हाउस मीन्स सभी हाउसेस को गृह या फिर शाला कहा जाता था। ओके, The diet of the people mainly consisted of cereals like wheat, barley and rice. From this they made different preparations. तो जो उस टाइम के पीपल लोग जो खाते थे उसमें ज़्यादातर क्या होता था, वीट, बार्ली एंड राइस, और इससे वो लोग बहुत कुछ न्यू डिशेस भी बनाया करते थे। Words like Yava, Godhum, Vrihi, etc. can be found in the Vedic literature. Yava means barley, Godhum means wheat, Virhi means rice. तो ये सब नेम्स है वैदिक लिटरेचर में। जो वीट है मीन्स जो गेहूँ है उसको क्या कहा जाता है, गोडहुम, और जो यवा है मीन्स जो बार्ली है उसे यवा कहा जाता है, और राइस को व्रीही कहा जाता है। द वैदिक पीपल रिलिश्ड मिल्क, योगर्ट, घी, बटर, हनी। तो वैदिक पीपल को मिल्क, योगर्ट, घी, बटर और हनी, हनी मीन्स शहद, ये सब उनको बहुत पसंद था। ब्लैक ग्राम, लेंटिल, सीसेम एंड मीट वेर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ देयर डाइट।
तो ये सब दाल्स है, ब्लैक ग्राम, लेंटिल, ये सब अलग अलग दाल्स थी। और मीट, ये सब उनके डाइट का एक पार्ट थी। और उसी के ऊपर देखो, राइट साइड पे पेज नंबर 16 पे एक फिगर दिया हुआ है, हाउसेस इन द वैदिक पीरियड। तो उस टाइम पे ऐसे घर हुआ करते थे लोगों के। पीपल इन द वैदिक पीरियड यूज्ड कॉटन एंड वुलन गारमेंट्स। तो हम लोगों ने फैमिली सिस्टम देखा था, अभी हम लोग देखेंगे कि पीपल उस टाइम पे वैदिक पीरियड में क्या क्लोथ्स पहनते थे। तो वो लोग ज़्यादातर कॉटन और वुलन के गारमेंट्स पहनते थे। दे ऑल्सो यूज वल्कल्स और क्लोथ्स मेड फ्रॉम बार्क ऑफ ट्रीज। और कभी कभी वो लोग ट्रीज के जो बार्क होते हैं उससे भी कपड़े पहनते थे। सिमिलरली एनिमल स्किन्स वेर ऑल्सो यूज एज क्लोथिंग। एनिमल्स की जो स्किन्स होती थी वो भी क्लोथिंग में यूज़ किया जाता था। Men and women used ornaments of gold, flower garlands, strings made of beads, etc. A kind of pendant called Nishka seems to have been popular. It was also used as a currency. तो उस टाइम पर मैन एंड वुमेन दोनों भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे, वो भी गोल्ड के, फ्लावर गार्लैंड के, और कुछ बीड से बनाए हुए ऑर्नामेंट्स। तो एक पेंडेंट था उस टाइम पे जो बहुत ही फेमस और पॉपुलर है, जिसको कहा जाता है निष्का। इट वॉज ऑल्सो यूज एज ए करेंसी। वो निष्का को एज अ करेंसी मतलब पैसे के टाइप में यूज़ भी किया जाता था। Singing, playing musical instruments, dance, board games, chariot race and hunting were the means of recreation. तो सिंगिंग, प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, गेम्स खेलना, चैरियट रेस लगाना, हंट करना, ये सब उस टाइम के गेम्स थे और एंटरटेनमेंट थे। द मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वेर वीणा, Shatrutantu, cymbals, and the conch. Percussion instruments like डमरू and mridanga were also used. तो ये सब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हैं, वीणा, शतटंटू, सिम्बल्स, कॉन्च। नीचे देखो एक फिगर दिया हुआ है, तो उसमें सब कुछ है, डमरू है, मृदंगा है, और बहुत सारे जितने भी नाम लिए हुए हैं वो सब कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है। ओके।